हेलो एंड वेलकम टू अंतर्दृष्टि एजुकेशन। तो पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किए थे एमपीपीएससी 2019 के 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम 50 के बाद यानी कि 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे कट ऑफ की भी बात करेंगे कि कितना कट ऑफ गया है और भी एनालिसिस के कहाँ से क्वेश्चंस जो हैं एमपीपीएससी में उठाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर, औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो जो बानमौर है वो ग्वालियर और मुरैना के जो बीच में पड़ता है और वो जो है मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरैना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 में तब आरंभ किए गए थे। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक बार में कि जो इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में कि जो पंचवर्षीय योजनाएं जो शुरू हुई थी और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वो 2014 के बाद जब नीति आयोग आ गया तो उसमें ये रद्द हो गई थी और स्कीम के तहत विकास किया जाना था। तो उन स्कीमों में मेक इन इंडिया करके भी एक स्कीम थी और जो कार्यक्रम जो आरंभ हुआ वो हुआ सितंबर 2014 में। तो जो ऑप्शन हो जाएगा 52 का बी, सितंबर 2014। तो इस तरीके से जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम यहाँ पर आरंभ हुआ था। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप ये एक जो शेर एक लॉयन जो बना था मशीनों वाला वो आपने देखा होगा और टीवी पर बहुत दिखाया भी गया था, वो आप देखिएगा और उससे आपको पता चलेगा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में विस्तार से। उसी के बाद जो नीति आयोग उसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि निर्यात उत्कृष्ट शहर में, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। निर्यात उत्कृष्ट शहर अगर नाम आता है और इंदौर का नाम ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सही आंसर जो होना है वो हो जाएगा हमारा ए, देवास और इंदौर। दोनों में ही, दोनों शहरों में ही काफ़ी जो निर्यात के जो उत्पाद हैं वो बनाए जाते हैं और निर्यात किए जाते हैं। तो जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का वो ए सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश नीति, विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है वो भारत की विदेश व्यापार नीतियों से संबंधित रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है। तो मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है। तो 55 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इंदौर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, बौधन दोहा किसका सेनापति था? बौधन दोहा किसका सेनापति था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहगढ़ के राजा बखत वली का। तो बौधन दोहा शाहगढ़ के राजा बखत वली का सेनापति था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और एक तरफ दी गई हैं जनजातियां और दूसरी तरफ उन जनजातियों की उपजातियां या उप जनजातियां। चलिए देखते हैं कौन कौन सी जनजातियां हैं। तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति जो कि नर्मदा के दोनों तरफ पाई जाती हैं और उनकी जो उपजातियां हैं वो हैं प्रधान, अगरिया, ओझा, नगरची, कमार। तो अगरिया जो है वो गौड़ जनजाति की ही उपजाति है। तो ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला जो ऑप्शन है वो है दिया है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति की जो उप जनजातियां हैं
वो है बिजवार, नरोतिया, भरौतिया, रेमेना, काड़मेना। तो बिजवार जो है वो भी बैगा जनजाति की उपजाति है और ये जो जनजाति है वो मंडला, बालाघाट, डिंडोरी जैसे जिलों में पाई जाती है। अगली जो जनजाति है वो है भारिया जनजाति। भारिया जनजाति और जो ऑप्शन इसके सामने दे रखा है, उपजाति जो दे रखी है इसके सामने, वो दे रखी है पटलिया। तो पटलिया जो जनजाति जो उपजाति है वो उपजाति भील उपजाति जनजाति की उपजाति है। भील जनजाति की उपजाति है पटलिया। तो भारिया जो ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी वो हो जाएगा गलत, सही सुमेलित नहीं है। और अगला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है कोरकू और उसकी जो उपजाति दे रखी है वो दे रखी है महार। तो जो कोरकू जो जनजाति है उसकी जो उपजातियां हैं वो हैं मोवासीकमा, बावरिया, बोढ़ाया, नाहर, नहाल। यानी कि महार जो है वो उसकी उपजाति नहीं है। तो ऑप्शन सी और डी इसके सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही। ये सारी ही मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 का सी और डी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं, पहला कथन और द्वितीय कथन, और हमें बताना है कि ये दोनों ही कथनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए देखते हैं क्या है कथन। पहला कथन है मांडू धार जिले में है। तो जो पहला कथन है धार जिले में है मांडू, वो सही है कथन। और दूसरा जो कथन है मांडू में हिंडोला महल है। तो मांडू जो किलों के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है और उसमें जो एक महल है वो हिंडोला महल करके भी है एक महल। तो जो दोनों ही ऑप्शन हैं वो हो जाएंगे सही। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ही सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन डी दोनों ही सत्य हैं हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध मेलों में शुमार जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, यानी किस जिले में जो है जल बिहारी का मेला आयोजित किया जाता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छतरपुर, ऑप्शन ए। तो जल बिहारी का मेला छतरपुर में आयोजित किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, काठी है मतलब काठी जो है वो क्या है, जाति है, जनजाति है, काष्ठ शिल्प है या लोक नृत्य है। लकड़ी की काठी वाला काठी नहीं, ये काठी जो है वो लोक नृत्य है। जो लोक नृत्य निमाड़ क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध है और वो है काठी लोक नृत्य। तो जो 60 हो जाएगा उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक नृत्य। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम क्या होगा। ये जो दिए गए हैं पुरस्कार उनमें हमें बताना है कि जो भी पुरस्कार हैं पहले कौन सा पुरस्कार जो है वो शुरू हुआ था और उसके बाद में कौन सा जो पुरस्कार वो शुरू हुआ था। तो जो सबसे पहले जो पुरस्कार शुरू हुआ वो हुआ अर्जुन पुरस्कार, और उसके जो बाद में जो पुरस्कार शुरुआत हुई जिस पुरस्कार की वो हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की। और द्रोणाचार्य पुरस्कार के बाद में जिस पुरस्कार का प्रारंभ किया गया वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और अंत में जो पुरस्कार जो हुआ वो हुआ ध्यानचंद पुरस्कार। तो जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो चलिए ऑप्शनों में से मैच करते हैं कौन सा सही है। 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1
और 3 4 1 2 3 2 1 4। तो जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी 3 4 1 2। तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 3 4 1 2। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। गोल्ड मेडलिस्ट तीरंदाजी में अभिनव बिंद्रा, वो हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? मतलब 2018 के जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे, और उनमें जो भारत का नंबर क्या आया था लास्ट जो पदक तालिका आई उसमें भारत का कौन सा नंबर आया था? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए तीसरा। जो पहले पर जो आया था वो आया था ऑस्ट्रेलिया, और दूसरे पर आया था इंग्लैंड, और तीसरे पर भारत आया था जिसमें उसको 26 स्वर्ण पदक मिले थे और 20 रजत पदक मिले थे। तो जो सही आंसर हो जाएगा 63 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए तीसरा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि 2028 के ग्रीस ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो 2028 के ग्रीस ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होगा वो होगा लॉस एंजलस, यानी कि यूएसए के लॉस एंजलस शहर में 2028 के ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि आईएएएफ जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, आईएएएफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जो कि है मुख्यालय, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका जो मुख्यालय है वो है मोनाको में स्थित। तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मोनाको। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय मोनाको में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? यानी कि पंचायत चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के बाद में कितनी बार हो चुका है? तो जो राज्य निर्वाचन आयोग जो गठन हुआ था उसका हुआ था 1 फरवरी 1994 में। 1 फरवरी 1994 में हुआ था, और जब तक ये पेपर हुआ तब तक 2020 में इसको 26 साल हो गए। तो उस दौरान जो आम निर्वाचन हुए पंचायत के वो हो चुके थे 5 बार। तो जो 66 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 5 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 भी इसी से ही है, राज्य निर्वाचन आयोग से, और वो क्या कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग हैं वो नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो जो अनुच्छेद रहेगा वो हो जाएगा हमारा 243 के, यानी कि ऑप्शन ए। जो 67 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 243 के अनुच्छेद के तहत जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? संविधान की किस सूची के अंतर्गत पंचायती राज विषय आता है? तो सही जो हो जाएगी सूची वो हो जाएगी राज्य सूची।
यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज विषय आता है। ऑप्शन बी 68 का सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। कि संविधान में कौन से भाग से पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। पहले सूची पूछी गई थी और इसमें इस क्वेश्चन में हमें भाग पूछ लिया गया, कौन सा भाग। तो जो भाग रहेगा वो रहेगा भाग 9, यानी कि 9 भाग में जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। देख लीजिए अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है ये और पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है। 10 लाख से अधिक नहीं है, यानी कि 10 लाख से कम रहेगी अगर कोई जनसंख्या, कौन सा शहर है वो। तो जो शहर देख लीजिए आप, तीनों शहर दे रखे हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं चारों, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर। तो उज्जैन जो है वो बहुत छोटा शहर है और उसकी जो जनसंख्या है वो 2011 में 10 लाख से अधिक नहीं थी। तो 70 का जो सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी उज्जैन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है कि जेएसपी का मतलब क्या है। जेएसपी जो कि कंप्यूटर से संबंधित है और उसका जो हमें मतलब पूछा है, तो जेएसपी का मतलब हो जाता है जावा सर्वर फेजेस। जावा सर्वर फेजेस। तो जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जावा सर्वर फेजेस, ऑप्शन सी। तो 71 का जेएसपी का मतलब क्या होता है, जावा सर्वर फेजेस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 72 की। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि बिंग एक ऐसा सर्च स्टेशन है, बिंग, जिसका स्वामित्व और संचालन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बिंग का संचालन। तो अगर किसी ने भी विंडोज 10 अगर चलाई होगी तो आपको इस चीज़ के बारे में पता रहेगा। तो विंडोज़ में जैसे भी आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो एक सर्च इंजन के थ्रू ले जाता है, वो रहता है बिंग। और विंडोज का स्वामित्व किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो बिंग का भी स्वामित्व और संचालन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही होता है। तो 72 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, वो हो जाएगा सही, ऑप्शन ए 72 का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है। इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के तहत अगर करते हैं इसको तो बहुत सिंपल हो जाएगा कि क्रॉलर जो क्राउल करके चलते हैं क्रॉलर, और वो कौन होते हैं, स्पाइडर। यानी कि जो वेब क्रॉलर उसको ही एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है वेब स्पाइडर। तो वेब स्पाइडर भी वेब क्रॉलर कहा जाता है। तो 73 का जो सही आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वेब स्पाइडर। तो बढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। तो दो तरह की जो डिवाइसें हैं वो कंप्यूटर में यूज होती हैं, एक तो रहती है इनपुट डिवाइसेस और दूसरी रहती हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो इनमें अंतर क्या रहता है कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस रहती हैं जिससे हम कोई बाहर से कोई इनपुट, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रक्रिया हम बाहर से प्रारंभ करते हैं और अंदर के लिए, कंप्यूटर के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए कोई कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में अगर आप बाहर से टाइप करेंगे तो आपको कंप्यूटर में अंदर दिख जाएगा, तो वो अपन इनपुट दे रहे हैं जैसे। और आउटपुट जैसा रहता है जैसे कि कंप्यूटर्स में अगर कोई क्रिया करते हैं तो उसका जो रिजल्ट जो आएगा वो बाहर आएगा। जैसे आप कोई प्रिंटर ले लीजिए और प्रिंट करेंगे आप कंप्यूटर के अंदर, तो बाहर प्रिंटर से आपको प्रिंट मिल जाएगा। तो ये आउटपुट और इनपुट डिवाइस में डिफरेंस हो जाता है।
तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन जैसे कि क्या दे रखे हैं, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑप्शन ए में दे रखा है। तो स्कैनर और प्रिंटर, तो प्रिंटर तो रहेगा आउटपुट डिवाइस और स्कैनर रहेगा इनपुट डिवाइस, क्योंकि कोई भी चीज़ स्कैन करके आप कंप्यूटर में डाल रहे हो तो आप इनपुट दे रहे हो। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं कि कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर, ऑप्शन बी में। तो कीबोर्ड जैसे कि मैंने बताया, कीबोर्ड क्या रहेगा, इनपुट डिवाइस, और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें केवल आउटपुट डिवाइसेस पूछे हैं क्वेश्चन में। और अगला जो ऑप्शन है वो है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। इसमें भी जो माउस रहेगा वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस और प्रिंटर रहेगा वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। तो ये भी जो ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा गलत। अगला जो ऑप्शन है वो है प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो इसमें जो तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं वो आउटपुट डिवाइस के उदाहरण दे रखे हैं। तो जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देख लीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है कि अपने ब्राउजर में सहेज कर, रिक्त स्थान दे रखा है और उसके बाद लिखा है कि अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से जल्दी एक्सेस करने का एक तरीका है। अपने ब्राउजर में सहेज कर, तो वो जो तरीका रहता है, हम देखते हैं कि जो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, कुकीज़ एक जो दे रखा है, और दूसरा दे रखा है बुकमार्क, और तीसरा दे रखा है ब्लॉग। तो ब्लॉग तो हम समझ सकते हैं कि ये ब्लॉग रहता है जिसमें वेबसाइट्स रहती है एक, और उसमें जो भी अपने विचार हैं वो हम देते हैं। और कुकीज़ जो हैं वो एक तरीके से जो फॉर्म रहती हैं वेबसाइट्स के, और वो कंप्यूटर में अटैच हो जाती हैं या डाउनलोड हो जाती हैं एक तरीके से, जिससे जल्दी से जल्दी वो खुल जाती हैं। लेकिन किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका वो होता है हमारा बुकमार्क। अगर हम किसी वेबसाइट को अगर बुकमार्क कर लेते हैं तो वो वेबसाइट जल्दी से जल्दी एक्सेस कर सकते हैं हम। तो 75 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बुकमार्क। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 जो है वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से आया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76 कि कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जो रहती है उसके आधार पर कारित किया गया है। तो कौन सा जो कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा, मतलब कब करेगा ऐसी उपधारणा कि ये जो अपराध है वो अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है। क्या ये अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हो, या अनुसूचित जनजाति के सदस्य से संबंधित हो, या फिर दोनों ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों ही के सदस्य से अगर संबंधित है तब किया जाएगा। तो जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है। तो 76 का जो ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सही, अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से अगर संबंधित रहता है तब धारा 12 लगती है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को, दोबारा से यही सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तो मान लीजिए जैसे कि अरे हम इसको छुएंगे नहीं और इसलिए उसको अस्पताल या औषधालय या शिक्षा संस्थान से हम मना कर दें आने से, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो उसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंड दिया जाता है। तो वो धारा कौन सी रहेगी, वो धारा रहेगी धारा 5।
धारा 5 के अंतर्गत उस वक्त उसको दंडित किया जाएगा अगर कोई ऐसा करता है कि किसी को अस्पृश्यता के आधार पर किसी जगह से प्रवेश से इनकार करता है। 77 का जो ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सही, धारा 5। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से ये दूसरा क्वेश्चन था। इससे पहले भी एक और क्वेश्चन आ चुका है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम यानी कि SC/ST एक्ट 1989 जो प्रारंभ हुआ था, SC/ST एक्ट जो अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के कल्याण के लिए, तो वो जो एक्ट जो लागू हुआ था हमें पूछ रहा है कि वो कब लागू हुआ, किस तारीख से जो लागू हुआ था। तो SC/ST एक्ट जो लागू हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी 1990 से। 30 जनवरी 1990 से ये जो लागू हो गया पूरे देश में। तो चलिए बढ़ते हैं। इस SC/ST एक्ट पर अगर आपको और भी जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए अंतर्दृष्टि एजुकेशन पर, तो वहाँ पर आपको इस SC/ST एक्ट के बारे में जो MPPSC के लिए जो ज़रूरी है वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और MPPSC में क्या क्या कहाँ से SC/ST एक्ट में आते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप चैनल पर जाके वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे अभी SC/ST एक्ट से। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें कुछ कथन दिए रहे हैं, हमें उनकी सत्यता या असत्यता पता करनी है। तो पहला कथन देखते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत, अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है। तो बिल्कुल सही ये कथन है। अगर वो अनुसूचित जनजाति या जनजाति का सदस्य नहीं होगा और अगर वो इसके खिलाफ अगर ऐसा कोई अपराध करता है SC/ST एक्ट वालों के खिलाफ, तो वो इस एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देखते हैं अगला जो दे रखा है कथन, वो दे रखा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अन्य विशेष न्यायालय धारा 2(घ) में परिभाषित है। तो अन्य विशेष न्यायालय जो है वो धारा 14 में स्थापित है और धारा 2(घ) में परिभाषित है, ऐसा हमें कथन में कहा गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो हो जाएगा असत्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन सी क्या कहता है कि पीड़ित अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण की धारा 2(ड)(ग) में परिभाषित है। तो पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी परिभाषा धारा 2(ड)(ग) में दी गई है। तो ये कथन जो है वो पूरी तरीके से सत्य है। अगला जो देखते हैं कि आश्रित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2(क)(ख) में परिभाषित है। तो ये भी जो है अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है। तो जो डी भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा सही। तो जो ऑप्शन जो हमारा 79 का जो असत्य है वो है ऑप्शन बी। तो 79 का बी जो होगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। तो एक और क्वेश्चन जो आया है SC/ST एक्ट से, क्वेश्चन नंबर 80। तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इस जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उससे ये मान लीजिए आप MPPSC में 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और हर साल इनमें से जो क्वेश्चन हैं वो 5 से 6 अगर आते हैं तो बहुत बड़ा जो अंतर रखते हैं वो SC/ST एक्ट रखता है मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। तो उच्च न्यायालय में अगर आपको अपील करनी होती है तो किसी आदेश या दंडादेश के विरुद्ध, तो आप किस तरीके से कर सकते हो? केवल तथ्यों के संबंध में
ऑप्शन दे रखा है और केवल विधि के संबंध में, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। जो ऑप्शन दे रखा है सी वो है सही, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में ही आप किसी दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो, और वो भी SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत। ध्यान देने योग्य बात। तो चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। SC/ST एक्ट अधिकार। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनके नाम से एक केंद्र भी है, अंतरिक्ष केंद्र विक्रम साराभाई केंद्र के, तो वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। तो 81 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रम अम्बालाल साराभाई वो हो जाएगा सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्त्रावित करती हैं? सारी कोशिकाएं जो हार्मोन स्त्रावित करती हैं, और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंड्रोजन हार्मोन जो है वो कौन सी कोशिकाएं स्त्रावित करती हैं। तो वो कोशिकाएं हैं लेडिंग कोशिकाएं। तो लेडिंग कोशिकाएं जो हैं वो एंड्रोजन हार्मोन को स्त्रावित करती हैं। तो 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी लेडिंग कोशिकाएं सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए कि वैश्विक ताप, वैश्विक ताप का क्या मतलब हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा वैश्विक ताप का मतलब, कि वैश्विक ताप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? मतलब कौन सी गैस के कारण ज़्यादातर ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, बढ़ रही है? तो गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे CO2 की मात्रा, CO2 की मात्रा अगर बढ़ती जाएगी एनवायरनमेंट में, तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ता जाएगा, यानी कि जो पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है कि मानव शरीर किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? कौन सा तत्व है? वो तत्व है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है मानव शरीर में सर्वाधिक होता है, और बाकी के जो तत्व हैं वो भी मानव शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन उनका प्रतिशत ऑक्सीजन से कम है। तो ऑक्सीजन का ही प्रतिशत सबसे अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि अफीम की श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश में अफीम की खेती कई जगहों पर की जाती है, और हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस श्रेणी की दवाओं में जो है अफीम का यूज किया जाता है? तो वो श्रेणी है अवसादकारी, यानी कि अवसादकारी यानी कि इन्हें कहते हैं डिप्रेजेंट। मतलब डिप्रेशन के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनमें अफीम का इस्तेमाल किया जाता है। अवसादकारी जो दवाइयाँ दी जाती हैं अफीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो 85 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अवसादकारी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 86 जो आया है वो कह रहा है कि वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। मतलब गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के जो समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? वो जो मुख्य अतिथि थे वो थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति उस वक्त के, वो नई दिल्ली में आयोजित हुए गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे थे। तो सही हो जाएगा 86 का डी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है कि वर्ष 2015 में इंदौर में जो वर्ष 2015 में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धम्मा संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि थे। तो इंदौर में धम्म धर्मा संगोष्ठी जो आयोजित हुई थी, तो उसमें जो विशिष्ट अतिथि थे वो कौन थे, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो विशिष्ट अतिथि थे श्री लोम्प्यो दामचो दोरजी, जो कि भूटान से हैं। श्री लोम्पो दामचो दोरजी, यानी कि जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सही, 87 का बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, वर्ष 2018 में स्वास्थ्य योजना जो प्रारंभ की गई थी उसका हमें नाम इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वो स्वास्थ्य योजना जो सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना थी वो थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आयुष मंत्रालय जिसमें संबंधित है, और जो योजना थी वो थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो 2018 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 का डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु, मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई। तो ये जो क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ लीजिए। ये जो योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये जो शुरुआत की थी श्री शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन 2019 में जो इसको राशि को बढ़ाकर कर दिया गया वो किया गया 51,000 रुपये। 51,000 रुपये इसको शुरुआत में बढ़ाकर कर दिया गया शुरुआत से। और ये जो किया था वो किया था उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे श्री कमलनाथ जी, तो उन्होंने इसको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत राशि को बढ़ा दिया। तो चलिए बढ़ते हैं। तो 89 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 89 का सी 51,000। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था। जो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है लघु फिल्म यानी कि शॉर्ट फिल्म जो बनी थी, तो उसमें हमें पूछा गया है कि 2019 की कौन सी शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर मिला। तो जो फिल्म थी वो थी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ये जो फिल्म थी उसे लघु फिल्म के रूप में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया 2019 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 90 का पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है कि 1842 के बुंदेला विद्रोह, जो 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ, उसमें प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हिदेर शाह किस स्थान के जमींदार। तो उसमें जो हिदेर शाह जो जमींदार थे वो थे हीरापुर के। तो जो हीरापुर के जमींदार थे राजा हिदेर शाह, उन्होंने बुंदेला विद्रोह में भागीदारी दी जो 1842 में हुआ था। 91 का जो हो जाएगा सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी हीरापुर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 अच्छा क्वेश्चन है और हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो कि किस अधिनियम द्वारा शुरुआत किया गया था, वो अधिनियम कौन सा है, वो अधिनियम है
हमारा मिंटो मार्ले सुधार, यानी कि जो 1909 में मिंटो मार्ले सुधार हुआ, उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई ब्रिटिश भारत में, और उसी को आगे बढ़ा गया है, जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में आगे बढ़ाया गया था, लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो मिंटो मार्ले सुधार में हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? तो जो 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और उसमें जो मध्य प्रदेश के जो भी सेनानी थे, और उनमें भी भोपाल का जो सेनानी था उसने बलिदान दिया, और वो सेनानी उस सेनानी का जो नाम था वो था फाजिल मोहम्मद खान। फाजिल मोहम्मद खान ने 1857 के जो संग्राम में जो बलिदान दिया था वो थे फाजिल मोहम्मद खान। तो 93 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फाजिल मोहम्मद खान। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछ रहा है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश करके जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? तो जो सही आंसर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश करके पुस्तक। तो 94 का सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 95 में पूछते हैं कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी हमें किसी इतिहास के बारे में जानना है तो हमें शिलालेख या फिर उस जगह के लिखे हुए पुस्तकें आदि से हमें जानकारी मिलती है। तो जो रेशम बुनकर जो कि इतिहास में प्रसिद्ध हैं, और उनकी जो श्रेणी की जानकारी रहती है वो हमें दसपुर शिलालेख से मिलती है। तो दसपुर शिलालेख ही जो हो जाएगा वो हो जाएगा सही आंसर 95 का ये। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी हमें दसपुर शिलालेख से ही मिलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 96 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? नहीं है जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी चक्कर में क्या होता है हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पर टिक कर देते हैं और गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो कपिल धारा है, दुग्ध धारा है, और भेड़ा घाट भी है। ये तीनों ही नर्मदा नदी पर हैं, लेकिन भालकुंड जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। तो भालकुंड जो जलप्रपात है वो वीना नदी पर स्थित है। वीना नदी पर, जो कि वीना नदी सागर के अंतर्गत जो हमें मिलती है, वहाँ पर ये भालकुंड जो है स्थित है जलप्रपात। तो ये नर्मदा नदी पर नहीं है। तो 96 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भालकुंड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? तो मध्य प्रदेश राज्य से जो गुजरने वाले नेशनल हाईवे हम देखते हैं, NH3 जो है वो भी मध्य प्रदेश से गुजरता है, और NH12 और NH7 ये भी मध्य प्रदेश से गुजरते हैं, लेकिन जो NH8 है वो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, NH8 हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है। 97 का डी, NH8। चलिए बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कह रहा है कि एक तरफ तो सूची दे रखी है प्राकृतिक आपदाओं की, और दूसरी तरफ हमें उन प्राकृतिक आपदाओं से जो प्रभावित क्षेत्र हैं या प्रदेश हैं उनको हमें दिया गया है, और हमें पूछा गया है किस तरीके से कि कौन सा सही है, किसका मतलब कौन सा प्रभावित क्षेत्र है किस प्राकृतिक आपदा का। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। तो जो पहला दिया रखा है वो दे रखा है बाढ़। तो जो बाढ़ से जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं वो हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान। तो आपने सुना ही होगा कि बिहार के मैदानों में सर्वाधिक जो भी बाढ़ आती हैं, बिहार की बाढ़ जो अभी फिलहाल में ही आई है
तो वो जो है प्रभावित क्षेत्र है बाढ़ का सर्वाधिक। और दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है भूकंप। तो भूकंप का जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वो है हिमालय क्षेत्र। यानी कि जो हिमालय क्षेत्र जो है वहाँ पर क्या है, भूकंप की जो प्रवृत्ति मतलब जो आवृत्ति है वो अधिक रहती है, ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो हिमालय क्षेत्र जो हो जाएगा दूसरे का वो हो जाएगा। और जो तीसरा दे रखा है सूखा, वो हो जाएगा पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र। यानी कि पश्चिम जो क्षेत्र रहते हैं, यानी कि वेस्ट की जो भी क्षेत्र हैं और मध्य भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सूखे का ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। और अगला जो है वो है सुनामी। और सुनामी का जो प्रभावित क्षेत्र रहेगा वो रहेगा हमारा जो अंतिम बचा है, जो भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र। यानी कि दक्षिण जो तटीय क्षेत्र रहते हैं उनमें जो है सुनामी का हमें सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है साउथ में, जैसे चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गए, इन जगहों पर। और जो तटीय क्षेत्र रहते हैं उनमें सर्वाधिक रहता है। तो जो हो जाएगा हमारे क्वेश्चंस के जो आंसर हो जाएंगे, पहले का हो जाएगा 2 और दूसरे का हो जाएगा 1, तीसरे का हो जाएगा 3 और चौथे का 4 हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं हम। पहले का दूसरे में, पहले का 2 और दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही हमें सर्वाधिक सम्मिलित कर रहा है। तो जो 98 नंबर क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। यानी कि बाढ़ जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार, भूकंप हिमालय क्षेत्र, सूखा पश्चिम एवं मध्य भारत के क्षेत्र और सुनामी भारत का भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है। कुछ समूह दिए गए हैं, मतलब जो भी पठार हैं या फिर जो भी प्राकृतिक क्षेत्र हैं और जो महासागर हैं उनके अंतर्गत वो हमें दिए गए हैं और हमें पूछा गया क्वेश्चन में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कोको कटक प्रशांत महासागर ये सही सुमेलित है। वेल्विस कटक अंध महासागर और अगुल्हास बेसिन जो है वो भी हिंद महासागर से सही सुमेलित है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन ए हमारा जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। मतलब जो टेलीग्राफ पठार है वो हिंद महासागर से सही सुमेलित नहीं है। तो जो इसमें दिया रखा है 99 का ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा सही आंसर। मतलब टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर से नहीं है। कोको कटक जो है प्रशांत महासागर से है। वेल्विस घटक अंध महासागर यानी कि अटलांटिक ओशियन, अंध महासागर यानी कि अटलांटिक ओशियन से ही संबंधित है। और अगुल्हास बेसिन हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन से ही संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। तो 99 का ए, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 जो है अच्छा क्वेश्चन है, मैप से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का जो आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम, जो अवरोही क्रम होता है वो होता है घटता क्रम और जो आरोही क्रम रहता है बढ़ता क्रम। तो हमें पूछा गया है कि किस, जैसे पड़ोसी देशों से हमारी सीमाएं लगती हैं तो सबसे पहले किसकी कम है और फिर उससे ज़्यादा किस देश से सीमा लगती है और उससे ज़्यादा किस देश से सीमा लगती है। तो जो सबसे जो कम जिस देश से भारत की जो सीमा लगती है वो देश है नेपाल। यानी कि नेपाल जो है उससे हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे कम लगती है। और उसके जो बाद में यानी कि उससे ज़्यादा किस सीमा से हम मिलते हैं वो है सीमा पाकिस्तान की सीमा। यानी कि पाकिस्तान जो है उसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है हम भारत से अधिक मिलती है, जो नेपाल से अधिक है। और उसके जो बाद में है वो है हमारा चीन। चीन की सीमा भी भारत से मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और उसका स्थान तीसरे नंबर पर है बढ़ते क्रम में।
और जो सर्वाधिक जो सीमा मिलती है वो मिलती है बांग्लादेश से। तो सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की बांग्लादेश से मिलती है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सही। तो 100 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ये है बढ़ता क्रम सीमाओं का, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का बढ़ता क्रम, ऑप्शन बी। तो चलिए इसी प्रकार से हमारे जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वो हो जाते हैं यहाँ पर खत्म। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे 1 से लेकर 50 तक बात की थी और इस वीडियो में मैंने 51 से 100 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है अच्छे से। और इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कट ऑफ की, कि मध्य प्रदेश यानी कि MPPSC मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा आयोग में जो 2019 के जो पेपर में कट ऑफ जो है वो कितना गया है और कितने नंबर लाने चाहिए हमें सिलेक्शन के लिए आगे मेंस के लिए। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नंबर हैं वो केवल क्वालिफाइंग नंबर रहेंगे, कि आप ये आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते, आपको केवल मेंस के लिए ये क्वालिफाई कर देती है। तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ की। तो MPPSC 2019 के लिए जो कट ऑफ, जो पेपर 1 के लिए जो कट ऑफ है और जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 140 से 145 के बीच में। जो ऑफिशियल जो कट ऑफ जो मध्य MPPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट जो रिलीज करती है कट ऑफ, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ ऑन करंट डेट। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि एनालिसिस के बाद में जो निकला हुआ है वो है 140 से 145 के बीच में, यानी कि 200 में से अगर आप इतना स्कोर करते हो तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे मेंस के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो रहेगा कट ऑफ वो रहेगा 140 से 145 के बीच में, और OBC कैटेगरी के लिए जो रहेगा वो रहेगा 135 से 140 के बीच में। जो पिछली बार 2018 में जो कट ऑफ रहा था वो रहा था 138 कट ऑफ, और जो ऑफिशियल जो वेबसाइट के द्वारा जनरल के लिए 138 कट ऑफ रखा गया था। तो इस बार का जो पेपर है और जगह कम रही थी तो उस हिसाब से जो कट ऑफ है वो 140 से 145 के बीच में रह सकता है। वहीं SC कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 125 से 130 के बीच में, और ST कैटेगरी के लिए 115 से 120 के बीच में। तो ये जो है कट ऑफ के आंकड़े हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमारा MPPSC 2019 के जो पेपर 1 है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। आधा वीडियो आप जो शुरू के जो क्वेश्चन है वो आप मेरी पिछली वीडियो में चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, और इस वीडियो में मैंने जो 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस और कट ऑफ को कवर किया है। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन दबा दें जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का पता चल सके। और अगली जो वीडियो मैं जो लाने वाला हूँ वो लाने वाला हूँ SC/ST एक्ट 1989 पर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वो वीडियो देखना है तो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।